नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक डॉपलर प्रभाव हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम डॉपलर प्रभाव की सभी स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव होता क्या है और विभिन्न उसकी जो स्थितियां हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। देखिए होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए ध्वनि तरंगों के अंदर हम डॉपलर प्रभाव देखेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र उपकरण, इसको हम ध्वनि स्रोत कह रहे हैं। तो एक तो होता है इसमें ध्वनि स्रोत, जैसे वो रेडियो हो सकता है, कोई अन्य स्पीकर हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है जिससे ध्वनि निकल रही है, वो तो होगा ध्वनि स्रोत। तो इसे आप समझ लीजिए। एक होगा उस ध्वनि को सुनने वाला, उस आवाज को सुनने वाला, उसे हम कहेंगे श्रोता। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो होता है ध्वनि स्रोत और दूसरा होगा श्रोता। अब यदि इन दोनों के बीच में कि जो ध्वनि स्रोत और श्रोता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि चेंज हो रही है, डिस्टेंस में परिवर्तन आ रहा है, तो उस गति को हम कहते हैं आपेक्षिक गति। उस गति को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक गति। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक तो है ध्वनि स्रोत, इससे ध्वनि उत्सर्जित हो रही है, दूसरा है जो ध्वनि को सुन रहा है, जिसको हम कह रहे हैं श्रोता। और जब दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तो उस गति को कहते हैं आपेक्षिक गति। अर्थात दोनों के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है? श्रोता के द्वारा सुनी गई आवर्ती, जो ध्वनि तरंगें श्रोता तक पहुंच रही है, उनकी आवर्ती वास्तविक आवर्ती से अलग होती है। और इस घटना को ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो देखिए डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता के द्वारा सुनी गई आवर्ती वास्तविक आवर्ती से अलग होती है। तो इस घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट है जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है। कौन सी गति होती है? आपेक्षिक गति का मतलब है दूरी चेंज होती है। तो जो श्रोता है उसके द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि है उसकी आवर्ती वास्तविक आवर्ती से भिन्न होती है, अलग होती है। तो इस घटना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अब जो श्रोता है वो जिस आवर्ती को सुन रहा है उस आवर्ती को हम आभासी आवर्ती कहते हैं। उस आवर्ती को क्या कहा जाता है? आभासी आवर्ती कहा जाता है। क्लियर? अब इस आभासी आवर्ती का जो मान होता है, इसका मान वास्तविक आवर्ती से कम या ज्यादा हो सकता है। इन आवर्तियों का अंतर स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति पर डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया कि जो वास्तविक आवर्ती होती है और जो आभासी आवर्ती होती है, उनके मानों का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो स्रोत और श्रोता के बीच होने वाली आपेक्षिक गति के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये तो है डॉपलर इफेक्ट। अब हम इसमें कुछ कंडीशन लेकर चलेंगे। जब कंडीशन लेकर चलेंगे तब हम डॉपलर प्रभाव को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और लैब असिस्टेंट की एग्जाम की दृष्टि से भी इसको क्लियर कर पाएंगे। हम यहाँ पर ले रहे हैं कंडीशन कि जब स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो देखिए हमने डॉपलर प्रभाव की डेफिनेशन में यही बता दिया है कि डॉपलर प्रभाव केवल और केवल तब होगा जब दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो चेंज होती है। मतलब स्रोत और श्रोता के बीच की डिस्टेंस जब चेंज होती है तो ही डॉपलर प्रभाव होता है।
तो यहाँ पर दोनों ही स्थिर अवस्था में है। दोनों ही कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। तो दोनों स्थिर अवस्था में इसका मतलब ये हुआ कि आपेक्षिक गति नहीं हो रही। आपेक्षिक गति नहीं हो रही तो डॉपलर इफेक्ट प्रभावी नहीं होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ध्वनि तरंगे हमारे पास में है, ध्वनि तरंगे, और ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो हम गोलीय तरंगागर के रूप में मान सकते हैं, संचरित मान सकते हैं। अब देखो तरंगागर है, यहां पर आप ध्यान देंगे इस डायग्राम में कि ये हमारे पास में है एक स्रोत S। क्या है? S। अब यहां से तरंगे चल रही है, यहां से क्या चल रही है? चारों ओर तरंगों का उत्सर्जन हो रहा है, ध्वनि तरंगे चारों ओर जा रही है। क्लियर? अब ये जो ध्वनि तरंगे हैं इनके चारों ओर मैंने सकेंद्रीय चाप खींचे हैं, वर्त खींचे हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है? पूरे पृष्ठ के ऊपर ही जो कला कोण है, कला समान रहे, तो उन पृष्ठों को हम कहते हैं तरंगाग्र। उन पृष्ठों को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहां पर एक वर्ड आया है तरंगाग्र। तो ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर जो तरंगे हैं वो एक समान कला में कंपन करती है, एक समान कला में होती है, उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, 3 वृत्त, ये सारे के सारे तीनों ही तरंगाग्र हैं। ठीक है। अब देखें कि दो क्रमागत वृत्तों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्बडा के इक्वल लेकर चल रहे हैं। किसके इक्वल लेकर चल रहे हैं? लैम्बडा के इक्वल लेकर चल रहे हैं। हमारे पास में ये एक वृत्ताकार चाप हो गया, ये वाला, ये एक दूसरा वृत्ताकार चाप हो गया। तो यहां पर आप देखें कि जो यहां से लेकर यहां तक ये एक लैम्बडा हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा लैम्बडा हो गया। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा के इक्वल है। किसके तुल्य है? लैम्बडा के इक्वल है। तो यही बात कही गई है कि दो क्रमागत वृत्तों के बीच की जो दूरी है वो तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के तुल्य होती है। किसके इक्वल होती है? लैम्बडा के तुल्य। तो यहां पर ध्यान देंगे कि स्रोता से गुजरने वाली तरंगें स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगों के समान ही होगी। इसलिए जब दोनों ही स्थिर होते हैं तो आभासी आवर्ती और वास्तविक आवर्ती दोनों सेम होगी। तो ये ध्यान रखें कि जब दोनों ही स्थिर अवस्था में है तब आभासी आवर्ती, इसको हम n डेज से पुट कर रहे हैं, और वास्तविक आवर्ती जिसको हम n से पुट करें, दोनों इक्वल होगी। कि जब ये जो सुनने वाला बंदा है, श्रोता है, वो यदि स्थिर अवस्था में है तो श्रोता का जो वेग है उसको हम VO से पुट करेंगे, ये 0 है। जो स्रोत है उसके वेग को VS से पुट करें, वो 0 है। देन n डेज n के इक्वल होगा। क्लियर? अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। अगली जो कंडीशन है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है कि जब स्रोत गतिमान हो, मतलब जिससे ध्वनि तरंगें उत्सर्जित हो रही है वो गतिमान हो, स्रोत गतिमान हो, किंतु श्रोता स्थिर हो, सुनने वाला है वो अभी स्टैटिक पोजीशन में हो। ठीक है। अब इसमें भी हम दो कंडीशन लेकर चल रहे हैं। पहले अक्स वाली स्थिति लेकर चलेंगे, ये वाली स्थिति आप ध्यान देंगे, एक एक करके समझेंगे कि हमारे पास में ये इस वाले बिंदु के ऊपर कोई स्रोत है S। स्रोत का नाम हमने क्या दे दिया? S। ठीक है। थोड़ी देर बाद में ये S1 और S2 दोनों स्थितियों के ऊपर चला जाता है, इधर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये गति कर रहा है। ठीक है। क्लियर? अब देखो ध्यान देना, मतलब ये इधर गति कर रहा है तो जो तरंगाग्र है वो वर्तों के रूप में तो रहेंगे लेकिन असकेंद्रीय वर्तों के रूप में होते हैं। क्लियर? ये यहां पर जो O है, मतलब ऑब्जेक्ट श्रोता, श्रोता स्थिर अवस्था में है, इसका जो वेग है वो है 0। श्रोता की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। यहां पहले एक स्थिति, ये वाली स्थिति को हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में लेकर चलेंगे। पहले एक बार यहां वाली स्थिति को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अक्स वाली स्थिति को देख लेते हैं। तो यहां पर सेकेंडरी वर्तों के रूप में तरंगाग्र नहीं होंगे, तो यहां पर लैम्बडा है वो कम हो जाता है। नया जो लैम्बडा है उसको हम लिख रहे हैं लैम्बडा डैश से। किससे पुट करें? लैम्बडा डैश से। पहले जो लैम्बडा था वो इस तरीके से था, दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम थी,
ये लैम्बडा था, अब क्या हो गया, ये लैम्बडा डैश हो गया। यहां पर ध्यान देंगे थ्योरी में कि हमारे पास में जो स्रोत है उसकी तीन स्थितियां हैं। कितनी कंडीशन हमने ले ली, तीन ले ली, S1 S2 और S। अब यहां पर जो तरंगे हैं वो असेकेंद्रीय वर्तों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आगे की दिशा में पास पास, इस डायरेक्शन के अंदर तो क्या है, वो पास पास में है, और पीछे की दिशा में अधिक दूरी पर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अधिक दूरी पर होंगे। क्लियर। तो आगे की ओर इसको लेकर हम चलेंगे, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस स्रोता के लिए लेकर यदि हम चलें तो लैम्बडा डैश कम हो जाएगा, और इसके लिए लेकर चलेंगे तो लैम्बडा बढ़ जाएगा, मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। इसको चाहे तो आप लैम्बडा डबल डैश कर लीजिए। तो लैम्बडा डबल डैश है, ये लैम्बडा से बड़ा है, और जो लैम्बडा डैश है वो लैम्बडा से छोटा है। ये कंडीशन यहीं पर आ गई है हमारे सामने। अब देखो अक्स के लिए, ये है अक्स, इसके लिए यदि हम बात करें तो देखिए क्या होगा। हमने आपको अभी क्लियर कर दिया है कि जो आभासी तरंग दैर्घ्य है इसको हम लैम्बडा डैश से पुट कर रहे हैं, ये छोटा होगा, वास्तविक तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी। और हम क्या जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य है वो आवर्ती के व्युत्क्रम के इक्वल होती है, तो आभासी जो आवर्ती होगी वास्तविक आवर्ती से ज्यादा होगी। इट मीन्स जो एन डैश है वो बड़ा होगा, एन छोटा होगा। क्लियर। दूसरी स्थिति में, इसी में ही दूसरी कंडीशन है कि स्रोता स्थिर अवस्था में खड़ा है, वो अब की बार वाई पर खड़ा है, तो अब की बार इधर जो तरंग आ रही है उसकी जो आवर्ती तरंग दैर्घ्य उसको लैम्बडा डबल डैश से पुट कर दें तो वो लैम्बडा की तुलना में ज्यादा होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर लैम्बडा डबल डैश है वो लैम्बडा से बड़ा है, तो इसकी आभासी आवर्ती छोटी होगी। आभासी आवर्ती क्या होगी, छोटी। अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि जब स्रोत स्थिर हो, अब की बार इसको स्थिर कर दिया, स्रोत को स्थिर कर दिया, स्रोता को गतिमान कर दिया, तो स्रोता गतिमान है। इसमें भी हम दो कंडीशन लेकर चलेंगे कि ये तो हमारे पास में स्रोत है S, और ये एक तो अक्स वाली स्थिति से मतलब कि जो स्रोता है वो स्रोत के नजदीक आ रहा है, और यह वाई वाली स्थिति कि जो स्रोता है वो दूर जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य दोनों ही स्थितियों में समान रहेगी। यदि वो इधर आगे बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो भी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर जो स्रोत है और श्रोता है, स्रोत स्थिर है, स्रोत से एक बार तो नजदीक आ रहा है और एक बार दूर जा रहा है, और दोनों ही स्थितियों के अंदर लैम्बडा सेम रहेगा। हम अभी आवर्ती की बात करेंगे, आवर्ती इसमें चेंज हो जाएगी। तो देखिए पुनः तरंगों को सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में प्रदर्शित किया है। स्रोता अक्ष और वाई द्वारा प्रेक्षित तरंग दैर्घ्य समान होगी, जो प्रेक्षित तरंग दैर्घ्य है वो समान होगी, और स्रोता अक्ष जो कि स्रोत की ओर गतिमान है कम अंतराल पर तरंगाग्र प्राप्त करता है, इसलिए एन डैश बड़ा, एन छोटा होगा। जब नजदीक आएगा, डिस्टेंस कम होगी, तब आवर्ती बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो आवर्ती कम हो जाएगी, आभासी आवर्ती कम होगी। तो देखो स्रोता वाई अपेक्षाकृत अधिक अंतराल पर तरंगाग्र प्राप्त करता है, इसलिए उसकी जो आभासी आवर्ती है वो वास्तविक आवर्ती से कम होती है। अब देखिए एक व्यापक फॉर्मूला, सामान्य जो सूत्र है वो हम आपके सामने रख देते हैं। आभासी आवर्ती के लिए सामान्य सूत्र, देखिए आभासी आवर्ती के लिए सामान्य सूत्र के लिए हम एक स्रोता O और स्रोत S लेकर चल रहे हैं। अब यदि उनका जो वेग है, स्रोता का जो वेग है वो तो है VO, स्रोत का जो वेग है वो है VS, ध्वनि की जो चाल है वो है V, ध्वनि की चाल कितनी है, V है, और माध्यम की चाल है उसको हम लिख रहे हैं VM से, और तब श्रोता के द्वारा सुनी गई आभासी आवर्ती एन डैश कितनी होगी, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, V प्लस वी एम माइनस वी ओ अपॉन V प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू एन।
ये n इसकी वास्तविक आवृत्ति है, v यहाँ पर ध्वनि का वेग, vm यहाँ पर माध्यम का वेग, vo यहाँ पर श्रोता का वेग और vs यहाँ पर स्रोत का वेग। क्लियर। अब देखें, ये वाला फॉर्मूला तब लागू होगा जब यहाँ पर हमारे पास में जो ध्वनि है उसका वेग इधर होगा और माध्यम का वेग भी इधर है, vs भी इधर है और vo भी इधर है, सब एक ही डायरेक्शन में है। तब की स्थिति में ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वैसे व्यापक फॉर्मूला ये ही होता है, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद करना ही है। डॉपलर प्रभाव पर ये एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा और यहां से क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो, इसमें हमने एक कंडीशन डाल दी है कि माध्यम स्थिर है। माध्यम कैसा है? स्थिर। तो v बराबर हो जाएगा vm, vm 0 हो जाएगा। vm कितना हो गया? 0। और vm जब 0 हो जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n डेस बराबर n इंटू v माइनस vo अपॉन v माइनस vs। तो इसको भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें माध्यम का वेग तो मोस्टली 0 ही देते हैं। ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें चिन्ह परिपाटी कब है कि ध्वनि की वेग की दिशा में सभी चिन्ह धनात्मक होने चाहिए, कि ध्वनि v की दिशा में स्रोत से श्रोता की ओर होना चाहिए। ध्वनि की जो वेग की दिशा है वो सदैव क्या करनी है आपको? स्रोत किधर गति कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, स्रोत से श्रोता की ओर रखनी है। किधर से किधर रखनी है? स्रोत से श्रोता की ओर ध्वनि की डायरेक्शन रखनी है, ध्वनि की वेग की दिशा रखनी है। अब ध्वनि के वेग की दिशा में सभी वेगों को धनात्मक लेना है और ध्वनि के वेग की विपरीत दिशा में वेगों को ऋणात्मक लेना है। तो ये हमारे पास में 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। क्लियर। अब देखें, डॉपलर प्रभाव में सामान्य स्थितियां, कुछ कंडीशन हम और लेकर चलेंगे यहां पर और उन कंडीशन के आधार पर हम आभासी आवर्ती की यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि स्रोत गतिमान है किंतु श्रोता स्थिर है। वैसे हमने आवर्ती के लिए ऐसे देख लिया, पर अब इस व्यापक फॉर्मूले की सहायता से हमारे पास में आवर्ती का फॉर्मूला क्या है? एन डेस बराबर एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इन विभिन्न स्थितियों को समझेंगे। स्थिति में दे रखा है स्रोत गतिमान है, तो ये हमारे पास में है स्रोत एस और वो गतिमान है। अब ये गतिमान क्या हो सकता है? स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है, जो सुनने वाला है उसकी ओर गतिमान है। तो देखिए, ध्वनि तरंगों की डायरेक्शन तो हमेशा स्रोत से, ये स्रोत है ध्वनि स्रोत और ये है श्रोता, किधर से किधर रखनी है? स्रोत से श्रोता की ओर रखनी है, तो फिक्स है। इस डायरेक्शन में तो हो गया ध्वनि का वेग। अब ये कहा जा रहा है कि Vs जो स्रोत है उसका वेग भी उधर ही है, तो इसका मतलब है कि इसकी चिन्ह परिपाटी जब हम रखेंगे तो इस Vs को हम लेंगे धनात्मक। क्या लेंगे? धनात्मक। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो अब इन दोनों को, Vs को आपको धनात्मक रखना है, Vo को 0 रखना है, इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो जो आभासी आवर्ती एन डेस बराबर एन, वीओ का मान 0 और वीएस का मान प्लस में वीएस, तो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला। ये क्या आ चुका है? सूत्र आ चुका है। क्लियर। तो आभासी आवर्ती ये वाली होगी हमारे पास में। और यहां पर देखो, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या होता है? लैम्बडा बराबर वी अपॉन में एन, वी अपॉन में एन। तो यहां से लैम्बडा डेस बराबर आ जाएगा हमारे पास में v अपॉन में एन डेस। वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास में ये वाला मान आ जाएगा। क्लियर। दूसरी वाली स्थिति देखें, हमारे पास में स्रोत है, अब की बार श्रोता से दूर जा रहा है। देखिए, ये हमारे पास में है ध्वनि स्रोत और ये हमारे पास में है श्रोता, और जो स्रोत है एस वो दूर जा रहा है, जबकि ध्वनि
ध्वनि की डायरेक्शन आपको सदैव स्रोत से श्रोता की ओर रखनी है। तो ये हमारे पास में v है, श्रोता की ओर है। अब स्रोत का जो वेग है वो ध्वनि के वेग की विपरीत दिशा में, इसलिए इसकी चिन्ह परिपाटी लेते समय मान रखते समय ऋणात्मक लेना है। यहाँ पर श्रोता स्थिर अवस्था में तो वीओ को 0 पुट कर दो और वीएस को ऋणात्मक पुट कर दो उसी फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? एन डेस बराबर एन इंटू वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो इसमें वीओ का मान 0 पुट कर दिया, वीएस का मान माइनस में पुट किया, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास में आवर्ती का सूत्र। और इसी से ये हम क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम के इक्वल होता है तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य आभासी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार स्रोत स्थिर होगा। स्रोत क्या होगा? स्थिर, और श्रोता क्या होगा? गतिमान अवस्था में। तो ये हमारे पास में है स्रोत, ये हमारे पास में क्या है? स्रोत, जो कि स्थिर अवस्था में है, और ये हमारे पास में है श्रोता, जो कि स्रोत की ओर गति कर रहा है। पहली कंडीशन में हमने क्या ले ली? श्रोता स्रोत की ओर गति कर रहा है। तो देखिए ये जो स्रोत है वो स्थिर अवस्था में, इसलिए इसका वेग वीएस 0, और ध्वनि तरंग है वो सदैव स्रोत से श्रोता की ओर रखनी है, जबकि वीओ उसके पास की ओर आ रहा है, नजदीक की ओर आ रहा है, तो वीओ क्या लेंगे हम? ऋणात्मक लेंगे। तो वही फॉर्मूला एन डेस बराबर एन इंटू में वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये वाला फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देंगे। वीएस का मान 0 पुट कर दिया और वीओ का मान माइनस में पुट कर दिया, क्योंकि ध्वनि इस दिशा में आ रही है जबकि श्रोता इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने ध्वनि की दिशा में वेग हमेशा धनात्मक लेंगे, विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, इसलिए आभासी आवर्ती माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v प्लस वीओ अपॉन वी हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य इसके व्युत्क्रम के इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो आभासी तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगी कि स्रोत जब स्थिर है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि जो आभासी तरंग दैर्घ्य है वेग बट्टे में आभासी तरंग दैर्घ्य, तो यहाँ पर वेग भी चेंज हो गया, v प्लस वीओ आपेक्षिक वेग v प्लस वीओ हो जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो आभासी तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा डैश, वो लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? इसमें दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें अब की बार श्रोता है वो स्रोत से दूर जा रहा है। ये हमारे पास में है स्रोत, जो कि स्थिर अवस्था में इसकी वेलोसिटी हो गई वीएस बराबर 0। ध्वनि तरंगे हमेशा स्रोत से श्रोता की ओर, यही है श्रोता सुनने वाला, जो कि दौड़ रहा है, दूर जा रहा है। तो ध्वनि इस डायरेक्शन में, इसका वेग भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए इसके वेग को हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एन डेस बराबर एन इंटू में v, हमारे पास में फॉर्मूला एन डेस का क्या है? एन डेस का फॉर्मूला हमारे पास में है एन डेस बराबर एन इंटू में v माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो यहां से वीओ की जगह तो प्लस में वीओ, वीएस की जगह 0, तो ये हमारे पास में आ गया है आभासी आवर्ती। और इस स्थिति के अंदर जो आभासी तरंग दैर्घ्य है वो सेम ही रहेगी। वैसे हमने इसमें जो जब स्रोत स्थिर रहता है और श्रोता जब गति करता है, तो उस कंडीशन में हमने तरंग दैर्घ्य देख ली थी कि जब स्रोत तो स्थिर रहता है और श्रोता गतिमान होता है, तब तरंग दैर्घ्य समान होगी। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। क्लियर? तो तरंग दैर्घ्य सेम रहेगी, दूसरी वाली कंडीशन थी इसमें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्या है? दोनों ही गतिमान है, जब स्रोत और श्रोता दोनों ही गति कर रहे हो। ठीक है? जब दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हो, इसमें भी हमने कौन सी कंडीशन ले ली? जब दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हो। देखो ये तो है स्रोत और ये है श्रोता, और ध्वनि का वेग सदैव स्रोत से श्रोता की ओर होगा। अब यदि जो ध्वनि स्रोत है वो इसके नजदीक आ रहा है,
दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो ध्वनि की दिशा में वीएस होगा, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, धनात्मक लेकर चलेंगे। और जो श्रोता है वो इसकी विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला वही है, एन डेस बराबर एन इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो यहाँ पर जो वी ओ है वो ऋणात्मक, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वी एस है वो धनात्मक, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, v प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन, ये आ जाएगा। क्लियर। देखो कि यहां पर तरंग का श्रोता के सापेक्ष जो वेग होगा वो v प्लस वी ओ होगा, तो ये तो यहां से कट जाएगा, आभासी तरंग धीरे लैम्बडा डेस बराबर लैम्बडा इंटू वी माइनस वी एस अपॉन वी आ जाएगी। चले मैं आपको बताता हूं कि v बराबर तो होता है एन लैम्बडा। क्लियर। तो लैम्बडा बराबर हो गया v बट्टे में एन। अब यहां पर लैम्बडा डेस बराबर क्या आ गया, लैम्बडा डेस बराबर आ गया v डेस अपॉन में एन डेस, और जो v डेस है वेग है वो v प्लस में vo हो गया। एन डेस यहां पर कितना है, एन इंटू में v प्लस vo अपॉन v माइनस वी एस। देखो यहां से ये तो कट गया, ये तो इससे कट गया, ये ऊपर चला गया, v माइनस वी एस बट्टे में रह गया n, ये लेमड़ा डेस आ गया। इस n के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, v अपॉन में लेमड़ा, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। आपको जब इन दोनों के मध्य अपेक्षिक गति मतलब श्रोता जब गति करता है तब उस कंडीशन में आपको अपेक्षिक वेग लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। अगली कंडीशन यहां पर देख लेते हैं, दोनों एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं, स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये हमारे पास में स्रोत और ये है श्रोता, तो ध्वनि तरंग हमेशा स्रोत से श्रोता की ओर जाएगी। अब इसकी विपरीत दिशा में गति करेगा ये, तो वीएस ऋणात्मक लेकर चलेंगे, और जो श्रोता है वो ध्वनि की दिशा में ही गति कर रहा है, इसलिए इसको धनात्मक लेकर चलेंगे। फॉर्मूला वही अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, एन डेस बराबर एन इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। देन यहां पर वी ओ तो है धनात्मक, तो ये यहां पर धनात्मक पुट कर दिया, और वी एस है यहां पर ऋणात्मक, तो यहां पर ऋणात्मक पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर अपेक्षिक वेग v माइनस वी ओ होगा, तत्पश्चात जो तरंग धैर्य का फॉर्मूला है अभी हमने बताया उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। ठीक है। दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे थे, दूसरी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, और तीसरी वाली जो कंडीशन है उसमें दोनों मतलब जब स्रोत श्रोता के पीछे लगा हुआ हो, ये स्रोत है ये श्रोता है, तो ध्वनि तरंग की जो डायरेक्शन है वो स्रोत से श्रोता की ओर रखनी है। अब यदि वीएस भी उसी दिशा में ही है ध्वनि की दिशा में, तो इसको धनात्मक, और वीओ मतलब ऑब्जेक्ट जो श्रोता है वो भी उसी दिशा में है, तो इसको धनात्मक। तो जो फॉर्मूला हमारे पास में आवर्ती का आता है होता है ये होता है, और उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब देखो कि इसमें भी यदि वीएस बड़ा है तब एनडेस बड़ा होगा, और वीएस छोटा है तब एनडेस छोटा हो जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर। आभासी तरंग धैर्य का फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया है, वही सूत्र लगाना है, v बराबर जो लैम्बडा डेस बराबर वी डेस अपॉन में एन डेस, तो वी डेस तो हो गया v माइनस वी ओ, तो ये तो कट जाएगा, और एन डेस की जो वैल्यू है वो है n इंटू में v माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। कट पिट कर हमारे पास में लैम्बडा डेस बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v माइनस वी एस अपॉन में n, n की जगह है v अपॉन में
लैम्बडा पुट कर देंगे। क्लियर। अब की बार इसमें क्या आ गया है कि स्रोत के पीछे दौड़ रहा है श्रोता। ये हमारे पास में है स्रोत एस, ये है श्रोता ओ, और ध्वनि की जो दिशा है वो श्रोता से स्रोत की ओर होगी, सॉरी स्रोत से श्रोता की ओर होगी, मतलब एस से ओ की ओर डायरेक्शन में होगी। अब ये इधर दौड़ रहा है और ये इसके पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये ध्वनि की विपरीत दिशा में इसलिए इसको ऋणात्मक, ये भी ध्वनि की विपरीत दिशा में इसलिए इसको भी ऋणात्मक। जो फॉर्मूला है आवर्ती का, आभासी आवर्ती का, उसमें वीओ को माइनस वीओ और वीएस को माइनस में वीएस पुट कर देंगे, देन हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, इससे आप अलग अलग कंडीशन लगाकर ये देख सकते हैं। इसी तरीके से आभासी तरंगदैर्घ्य भी हमारे को मिल जाएगी। अब देखिए क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है आपके पास में जो स्रोत है वो स्थिर अवस्था में खड़ा है, सॉरी जो श्रोता है वो स्थिर अवस्था में खड़ा है और स्रोत उसको गतिमान है, वो इसको क्रॉस कर रहा है। देखो ध्यान देना कि जब गतिमान स्रोत स्थिर श्रोता को पार करता है, ये हमारे पास में श्रोता स्थिर अवस्था में, ये है ध्वनि स्रोत, तो इसमें ध्वनि का वेग क्रॉस करने से पहले v वेग से, और जब ये आगे इधर जा रहा है vs, तो ये इधर माइनस v वेग, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, vo यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए पार करने से पहले की जो आवृत्ति है उसको हम लिख रहे हैं एन डेस पहले, तो यहाँ पर vo तो हो गया 0, vs यहाँ पर पॉजिटिव, देन ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एन डेस क्रॉसिंग से पहले। पार करने के पश्चात में क्या हो जाएगा, पार करने के बाद में जो आवृत्ति है, अब की बार यहाँ पर vo तो 0 ही है, लेकिन vs का जो मान है वो माइनस में होगा, तत्पश्चात जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा। हमें इसमें दोनों आवृत्तियों का अनुपात पूछ सकता है कि पहले वाली आवृत्ति तब बाद वाली आवृत्ति का अनुपात, जो कि 1 से सदैव बड़ा होगा। दोनों आवृत्तियों का अंतर हमें पूछा जा सकता है, पहले और बाद की आवृत्तियों का अंतर इस तरीके से मिल जाएगा, इसमें से पहले वाले में से बाद वाला घटाएंगे तो मिल जाएगा। इन दोनों के अंतर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2nvs/v के रूप में, क्योंकि इस कंडीशन में हमने v ज्यादा है vs छोटा है तो उसको नगण्य मानकर छोड़ दिया है। इसमें भी एक कंडीशन और देख लीजिए कि जब गतिमान स्रोत स्थिर स्रोत को पार करता है, अब की बार स्रोत स्थिर अवस्था में है और श्रोता गति कर रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस करने से पहले, क्रॉस करने से पूर्व इस ध्वनि का वेग इधर होगा, जबकि vo इधर है, vo इधर है, तो उस कंडीशन में पहले आवर्ती v माइनस vo अपॉन v माइनस vs होता, तो उसमें vo के स्थान पर माइनस vo और vs के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, देन ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से पार करने के पश्चात आभासी आवर्ती, तो अब की बार जब पार करेगा तो ध्वनि का वेग इधर होगा और इसकी गति का वेग भी उधर होगा, तो इसको धनात्मक लेकर चलेंगे। तो vo अब की बार हमने धनात्मक पुट किया है, vs 0 पुट किया है, तो ये आ गया है फॉर्मूला। और दोनों आवृत्तियों का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात सीधा सीधा जाएगा, v और n कट जाएंगे, और अंतर निकालेंगे तो 2nvo/v आ जाएगा। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंडीशंस देखी, डॉपलर प्रभाव होता क्या है, ये सब कुछ देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, और सबसे पहले हम अध्यारोपण के सिद्धांत और व्यतिकरण पर आधारित क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।